Good morning students. I am Rita Sharma from MLP group of schools. Welcome you in chemistry classes. बच्चों, in this lecture we will discuss about some NCERT question from the 9th class chemistry chapter structure of atom. बेटा, इससे पहले वाले लेक्चर में भी हम NCERT क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और उसको ही कंटिन्यू करते हुए हम NCERT क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे. लेट अस स्टार्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा बच्चों. For symbol H, D and T, tabulate 3 subatomic particles found in each of them. 3 सबएटॉमिक पार्टिकल इनमें पाए जाते हैं जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं. वो सबएटॉमिक पार्टिकल हमने लिखने हैं और हम ये भी बताएंगे कि ये है क्या, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने हैं. ओके, नाउ H जो रिप्रेजेंट करता है बेटा, रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को. H रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को. ये तीनों HDT हाइड्रोजन के आइसोटोप से हैं. H रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को. आपका D रिप्रेजेंट करता है ड्यूटेरियम. सुना होगा आपने नाम ड्यूटेरियम को, D. और आपका जो T है वो ट्रीटियम को रिप्रेजेंट करता है. इन सब का जो मास नंबर है, मास नंबर आप समझते हैं, एटॉमिक मास, मास नंबर डिफरेंट है. हाइड्रोजन का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्रीटियम का 3 है. और इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो सब में कितने हैं, 1 1 1. आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं. मास में से इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं. जो आपका एटॉमिक मास है या मास नंबर है, मास नंबर वो इक्वल होता है किसके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के. अब आपको प्रोटॉन तो पता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बराबर होते हैं. एटॉमिक मास का पता है तो आप न्यूट्रॉन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो बच्चों, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन फर्स्ट किया. और यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है क्योंकि मास नंबर 1 है और प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है तो न्यूट्रॉन नहीं आएगा. ये मास का सम 1 है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल सम भी कितना है, 1. इसका मतलब प्रोटॉन तो 1 है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है. ओके बेटा. बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेज नंबर 54 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. कंपेयर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी हमें कंपेयर करनी है. तो बच्चों, हम एक टेबल बना रहे हैं. देखिएगा, यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल लिखा, मैं लिखूंगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. यहाँ पे रिलेटिव मास कितना है, चार्ज कितना है और कहाँ पे एटम में प्रेजेंट है. तो ये कंपैरिजन हम कर देंगे. सबसे पहले देखिएगा, मैंने लिखा प्रोटॉन. प्रोटॉन का रिलेटिव मास कितना है, 1 U के बराबर, 1 यूनिफाइड यूनिट के बराबर. और इस पर चार्ज कितना है, +1. और न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन कहाँ पे होता है, इन न्यूक्लियस में होता है. प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है. दूसरा आप देखिएगा न्यूट्रॉन का मास भी प्रोटॉन के मास 1 U के बराबर होता है. चार्ज कितना होता है, 0. और ये भी कहाँ होता है, इन द न्यूक्लियस. नेक्स्ट देखिएगा आपका इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास का अबाउट 1/1840 U होता है. मतलब जो प्रोटॉन का मास है उसको 1840 से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा, मतलब ना के बराबर होता है. और रिलेटिव चार्ज कितना होता है, -1. और ये कहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन, आउटसाइड द न्यूक्लियस. सभी बच्चों को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं. तो आउटसाइड द न्यूक्लियस ये प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो इस तरीके से हमने कंपैरिजन कर दिया है किसका बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का. देखिएगा, प्रोटॉन पे कितना मास होता है, प्रोटॉन का 1 यूनिफाइड यूनिट के बराबर. न्यूट्रॉन का भी 1 यूनिफाइड यूनिट के बराबर, 1 U के बराबर. इलेक्ट्रॉन का जो प्रोटॉन का मास है उसको 1840 से डिवाइड कर दो, मतलब ना के बराबर है. चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे, +1. न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता. इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1. अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं. इन दोनों को मिला करके न्यूक्लियॉन्स कहते हैं. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम न्यूक्लियॉन्स कहलाता है. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं. आउटसाइड द न्यूक्लियस ये प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों.
2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं क्वेश्चन को लिख रही हूँ। क्वेश्चन क्या है, इफ़ z इज इक्वल टू 3, z की वैल्यू 3 है, what would be the valency of the element also name the element का नेम भी हमने बताना है। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, ये z जो होता है, z इज इक्वल टू 3, z होता है बेटा एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 3 है। अब आप जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं, जब लिखेंगे तो बच्चों K और L, K से L में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, और L से L में कितने आएंगे 1, तो वैलेंसी भी कितनी हो गई 1। वैलेंसी कितनी होगी बच्चों 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके इसके K से L में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। एलिमेंट का नाम पूछा है, फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, और थर्ड नंबर पे आता है लिथियम। तो एलिमेंट जो होगा वो कौन सा होगा बेटा, लिथियम, LiThium, और इसका सिंबल होता है Li। ओके, नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl नेगेटिव विल बी। तो Cl क्या होता है, क्लोरीन होता है, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है बेटा 17। अब क्लोरीन से क्लोरीन नेगेटिव कैसे बना है, Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया जब Cl नेगेटिव बना है। अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cl नेगेटिव, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, KLm288। पहले यहाँ 7 आता, लेकिन अब 1 गेन कर लिया तो 8। तो वैलेंस सेल तो यही है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा 8 हो गए। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। आई होप बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Good morning students, myself Rohit Kumar and welcome to our YouTube channel, and we will try to explain the vacuoles, plastid and some other cell organelles properly. So the first topic is the vacuoles. चलिए बेटा, अब मैं आपको यहाँ पर vacuoles के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो vacuoles क्या होते हैं, it is the part of the cell organelles which is normally present in the cell. वैक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स इन द सेल। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, एक सिंगल वैक्यूल होता है और उसका साइज बड़ा होता है। वहीं एनिमल सेल की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स क्या होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। वैक्यूल्स क्या है, इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है और साथ में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम वैक्यूल कहते हैं। ये फूड को भी स्टोर कर सकते हैं और वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर इसका फंक्शन है जो आपको इसको याद करना है। दूसरा आता है बच्चों प्लास्टिड्स। प्लास्टिड की अगर मैं बात करूं तो प्लास्टिड्स क्या होता है, ये केवल प्लांट सेल के अंदर ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल में इनका कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि प्लास्टिड्स ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं। प्लास्टिड के अंदर कैसे पिगमेंट होते हैं, ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं, जिनका नाम क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही ये ग्रीन कलर के नज़र आते हैं। और क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोफिल की सहायता से ही जो लीव्स हैं उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और फिर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, और उसके द्वारा ही ये फूड को क्या कर पाते हैं, मैन्युफैक्चर कर पाते हैं प्लांट के। तो ये काम है प्लास्टिड्स का। प्लास्टिड फिर दोबारा से समझ लीजिएगा, ये प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं और प्लास्टिड के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। वो कहलाता है बेटा क्लोरोप्लास्ट। और जो क्लोरोफिल है ये लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराते हैं। क्लोरोप्लास्ट सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और फूड बनाने में हेल्प करते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे फिर आपको दोबारा से बता देता हूँ कि वैक्यूल्स और प्लास्टिड के बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है।
और थोड़ा सा इसमें और एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ वैक्यूल्स का। वैक्यूल्स का क्या है, आर फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इन द सेल। दूसरा क्या है, प्लांट सेल में सिंगल लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। एनिमल सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। और वहीं अगर देखा जाए वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और दिस मेम्ब्रेन एनक्लोजेज ए फ्लूइड कॉल्ड सेल सेप। और जो फ्लूइड इसके अंदर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल सेप कहते हैं। अगला है भाई बच्चों प्लास्टिड्स। प्लास्टिड की अगर हम बात करें तो दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक प्लास्टिड है जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है और उसका नाम है क्लोरोफिल। और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। प्लास्टिड दो टाइप्स के होते हैं, एक तो ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं और इनका काम फूड स्टोर करने का होता है। वहीं जब क्रोमोप्लास्ट की अगर मैं बात करूं तो ये प्लास्टिड्स क्या है, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, आर ए टाइप ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। इतना याद रखना है, प्लास्टिड दो टाइप्स के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में ये कलरलेस होते हैं, क्रोमोप्लास्ट में कलरफुल होते हैं। बट इतना ध्यान रखना, जो ल्यूकोप्लास्ट जो कलरफुल होते हैं तो इसका मतलब ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। वहीं क्रोमोप्लास्ट में कलर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो नॉर्मली सनलाइट को ट्रैप करके फूड बनाने में हेल्प करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करेगा, क्रोमोप्लास्ट बनाने में हेल्प करेगा। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो रीजन होते हैं, एक तो होता है ग्रेना और दूसरा होता है स्ट्रोमा। ग्रेना क्या है, द स्टैक्स ऑफ ए सैक लाइक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन पिगमेंट क्लोरोफिल। मतलब ग्रेना अगर हम देखें तो इस प्रकार से अगर मैं यहाँ पर अगर ये ड्रॉ करता हूँ तो ये कंप्लीट क्या कहलाएगा, ग्रेना कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, ग्रेना कहलाएगा। और इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट। और वहीं बाकी जो जेल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, बाकी अगर मैं बात करूं कि जो जेल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, जिसके अंदर एंजाइम और स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। आज आपको लास्ट में आपको बता रहा हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा जाता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या है, राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं और ये प्रोटीन को बनाने और पैकेजिंग करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये ऑर्गेनेली को स्टोरेज करने का काम करते हैं। ये फैट सिंथेसिस मतलब लिपिड को ब्रेक करने का काम करते हैं, लिपिड को बनाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन को बनाना और वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है कि फैट को बनाना, मतलब लिपिड सिंथेसिस करना। तो बच्चों आपके लिए आज इतना ही काफ़ी है। आप कम से कम इसको 2 या 3 बार ज़रूर देखें और रिवाइज करें। अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउटफुल लगता है तो यू विल कॉन्टैक्ट मी एंड देन आफ्टर आई विल गिव यू द राइट आंसर। तो कल मुलाकात होगी बच्चों। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे पाठ 13 ग्रामश्री। तो पहले इनके कवि के बारे में जानते हैं कि इनके कवि कौन हैं। तो इस पाठ के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। जीवन परिचय। इनका जीवन परिचय है 20 मई 1900 में प्रकृति के सुकुमार कवि और छायावादी काव्य के प्रणेता श्री सुमित्रा नंदन का पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ। जन्म के कुछ घंटे बाद उनकी माता का देहांत हो गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा जिले में हुई। 1919 में उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए मेयर सेंटर कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश किया। उन्हीं दिनों गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने प्रगतिशील साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए रूपाम नामक पत्रिका का प्रकाशन कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1950 से 1957 तक पंत जी की आकाशवाणी के हिंदी परामर्शदाता रहे। उत्कृष्ट साहित्य साधना के लिए उन्हें सोवियत भूमि ने नेहरू पुरस्कार,
साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 1971 में भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। 1977 ईस्वी में पंत जी का निधन हो गया। प्रमुख रचनाएं, उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। सुमित्रानंदन पंत एक सफल कवि एवं गद्यकार थे। उनकी रचनाओं में वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला, बूढ़ा चांद, चितंबरा, लोकायतन आदि प्रमुख काव्य कृतियां हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी गद्य में आलोचना, कहानी, आत्मकथा आदि की भी रचना की। साहित्यिक रचनाएं, सुमित्रानंदन पंत संवेदनशील, मानवतावादी और प्राकृतिक प्रेमी कवि हैं। प्रकृति चित्रण के क्षेत्र में वे अपना सानी नहीं रखते, यानी उनके समान कोई भी और नहीं है। मार्क्सवाद का प्रभाव भी उनके कुछ प्रमुख कविताओं में लक्षित होता है। पंत जी की भाषा मधुर, परिष्कृत, खड़ी बोली है। उनकी कविताओं में भावुकता और विचारशीलता दोनों का समन्वय है। भाषा शैली है उनके काव्य की। सुमित्रानंदन पंत ने अपनी रचनाओं के लिए साहित्यिक खड़ी बोली को अपनाया। उनकी भाषा सरल, स्वाभाविक, भावानुकूल है। उन्होंने तत्सम शब्दों की बहुलता के साथ साथ अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। उनकी काव्य की भाषा प्रसाद और माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। उन्होंने छंद और विविध अलंकारों का सफलता के साथ प्रयोग किया है। उनके प्रतीक और बिंब विधान देखते ही बनते हैं। अब है हमारी कविता। तो कविता की पृष्ठभूमि यानी कविता में क्या बताया गया है। ग्रामश्री का अर्थ है गांव की लक्ष्मी, गांव की संपन्नता। कवि इस कविता में भारतीय गांवों की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करता है। भारतीय ग्रामों में हरी भरी लहलहाती फसलें, फल फूलों से भरे पेड़, नदी तट की बालू आदि का कवि को मुग्ध कर देती हैं। यही सब ग्रामश्री कविता में चित्रित किया गया है। तो ग्रामश्री का अर्थ होता है, ग्राम तो हो गया गांव और श्री मतलब लक्ष्मी, तो गांव की लक्ष्मी। और गांव की लक्ष्मी क्या है बेटा, वहाँ की हरियाली, वहाँ के पेड़ पौधे सभी कुछ। तो यहाँ पर कविता में कवि ने गांव की हरियाली, उनकी फसल आदि के बारे में ही वर्णन किया है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उज्जवल जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रहा है रुधिर झलक, रहा है झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर नील निर्मल नील फलक। तो प्रस्तुत प्रसंग में क्या आता है आपका कि क्या बताया गया है, जो आपको गद्य पद्यांश दे रखा है उसमें। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के संग में संकलित कविता ग्रामश्री से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध छायावादी कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इन पंक्तियों में गांव की संस्कृति, जो विस्तृत फसल संस्कृति है, अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। फसलों की हरियाली और उससे निर्मित प्रकृति परिवेश का वर्णन करते हुए कवि कहता है, उजली यानी चमकीली, हरित हरा, रुधिर खून, श्यामल भू हरी भरी धरती, चीर निर्मल एकदम स्वच्छ, फलक पट या पहलू। तो व्याख्या इसकी, फसलों की मखमली कोमल हरियाली खेतों में दूर दूर तक फैली हुई है। फसलों की मखमली कोमल हरियाली खेतों में दूर दूर तक फैली हुई है। सूरज की किरणें उससे ऐसे लिपट गई हैं जैसे उस हरियाली पर चांदी की उजली जाली लिपेट दी गई हो। कि फसलों के ऊपर है कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की हरियाली, कि जो खेत हैं उन पे जो हरे भरे खेत हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे फसलों की मखमली कोमल हरियाली खेतों में दूर दूर तक फैल गई है। लिपटी जिसे रवि की किरणें, और ऐसा लग रहा है कि उस फसलों से जब सूर्य की किरणें लिपट जाती हैं तो वो हरियाली है वो चांदी की सी उजली लग रही है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। तिनकों को हरे रंग का तन मिला हुआ है। अब घास फूस कैसी है, हरे रंग की है, तो वैसे लग रहा है कि जो तिनके हैं उनके अंदर खून नहीं बल्कि कैसा हरे रंग का खून उनमें बह रहा हो। ऐसे हरे तिनकों में हरियाली इस प्रकार से समा गई है जैसे नसों में बहता खून हो, यानी उनकी नसों में क्या हो, खून की जगह क्या पे हो वहां पर कि लाल रंग का खून कैसा हो, हरे रंग का।
फसलों की हरितिमा से सांवली धरती के ऊपर की श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का जीर्ण फलक की फसलों की हरितिमा से सांवली हुई धरती के ऊपर विशाल आकाश, कभी भी न धूलित पड़ने वाला नीला आकाश मानो झुककर धरती को छू रहा हो। कि जो फसलों की जो भूमि है हरी भरी, उसके ऊपर सांवली हुई धरती के ऊपर जो आकाश है वो न धूमिल पड़ने वाला नीला आकाश, उसको ऐसे लग रहा है जैसे वो झुककर धरती को छू रहा हो। इसमें विशेषता क्या है, यानी कि इस पद्यांश में क्या बताया गया है? इसमें विशेषता है प्राकृतिक उपमानों का मानवीकरण होने से काव्य में विशेष चमत्कार आ गया, और इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास उपमा अलंकार का सौंदर्य भी देखने को मिलता है। इसके अंदर अनुप्रास अलंकार भी है और उपमा अलंकार भी। तत्सम तद्भव प्रधान शब्दावली है। काव्य में लयता और गेयता का गुण विद्यमान है। इसी पूरी कविता में प्रकृति के सजीव और गति वाले बिंब है। वस्तुतः पूरी कविता ग्रामीण प्रकृति का एक संपूर्ण सचल दृश्य है। कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। तो आपको बेटा ये पढ़ना है। थैंक यू। Hello students, good morning everyone. Myself Jyoti ma'am, your maths teacher, and let's start today our maths class. Today we have start chapter 12 exercise 2.2 Heron's formula. Question number first है उसमें, a park in the shape of quadrilateral ABCD has angle C 90 degree, AB 9 meter, BC 12 meter, CD 5 meter and AD 8 meter. How much area does it occupy? मतलब हमें कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। ABCD के द्वारा कितना एरिया फाइंड करना है हमें इसका। इसमें दो ट्राइंगल हमारे पास, ट्राइंगल BCD एंड ट्राइंगल BAD। तो हम दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेपरेट निकाल कर उन दोनों को क्या करेंगे, प्लस। तो फर्स्ट हमें गिवन है एंगल C 90 डिग्री। तो एंगल ट्राइंगल BCD क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो फर्स्ट हम लेंगे इन ट्राइंगल BCD। तो ट्राइंगल BCD क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD में 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है CD एंड हाइट क्या है BC। 1/2 बेस 5 एंड हाइट 12। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12। तो ट्राइंगल ABCD का एरिया कितना आएगा, 6 5 जा 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, ट्राइंगल BAD। अब ट्राइंगल का एरिया हमारे पास ये 90 डिग्री पर नहीं है, तो हमें इसके लिए हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें इसके तीनों साइड्स का पता होना चाहिए। तो AB हमारे पास 9 मीटर है, AD 8 मीटर है, BD नहीं पता। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ट्राइंगल BCD में BD फाइंड करेंगे। तो BD इज इक्वल टू में BC स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर। हाइपोटेनियस फाइंड करनी है हमें, तो परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर करेंगे। BC कितने हैं, 12 मीटर, 12 का स्क्वायर प्लस में CD 5 मीटर। तो ये आ गया 144 प्लस 25। इन दोनों को प्लस करके 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 13। तो BD हमारे पास कितनी आ गई, 13 मीटर आ गई। अब हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, ट्राइंगल BAD। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD के लिए हमें पहले क्या चाहिए, S क्या होता है, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर के लिए 9 + 8 + 13/2। 9 8 17, 17 और 13, 17 और 13 30, 30/2 कैंसिल करेंगे, कितना आ गया 15 मीटर। अब एरिया करेंगे हम। एरिया क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। S है हमारे पास 15 इंटू में 15 - 9, 15 - 8 एंड 15 -
13। सब्ट्रैक्ट करेंगे 15, 15 माइनस 9 6, 15 माइनस 8 7, 15 माइनस 13 2। 15 को 3 5 जा 15, 6 को 2 3 जा 6, 7 इंटू में 2। अब पेयर 3 का पेयर आ गया, 3 रूट से बाहर है, 2 का पेयर है, 2 भी क्या है रूट से बाहर है। अंदर क्या रह गया 5 और 7, 5 7 जा 35, तो ये आ गया 6 रूट 35 आ गया हमारे पास। अब हमें रूट 35 को अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 5.9, 1 इसका अप्रोक्सीमेटली आएगा। रूट 35 को सोल्व करेंगे एंड 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया हमारे पास 35.5 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। अब हमें टोटल एरिया फाइंड करना है। टोटल एरिया कैसे आएगा, ट्रायंगल BCD का एरिया प्लस में ट्रायंगल BAD का एरिया। ट्रायंगल BCD का एरिया कितना आया हमारे पास 30, यहीं पे कर लेते हैं इसको। टोटल एरिया इज इक्वल टू में ट्रायंगल BCD प्लस में ट्रायंगल BAD। ट्रायंगल BCD 30, ट्रायंगल BAD 35.5, दोनों को प्लस करने के बाद 65.5 मीटर स्क्वायर टोटल क्वाड्रिलेटरल का क्या आ गया हमारे पास एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर एंड AC 5 सेंटीमीटर। हमें ABCD क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसमें AC डायगोनल भी गिवन है। हमने रफली डायग्राम ड्रॉ किया है। अब इस क्वाड्रिलेटरल को AC डायगोनल ने 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया है, तो हम सेपरेट दोनों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करेंगे और लास्ट में दोनों को प्लस। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं इन ट्रायंगल ABC, तो उसमें सबसे पहले S लेंगे हम। S क्या होगा 3, तीनों साइड का प्लस, 3 + 4 + 5/2, 3 4 7 + 5 12, 12/2, 2 6 जा 12, 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। S हमारे पास 6 आया है इस ट्रायंगल में, 6 माइनस फर्स्ट साइड 3, 6 माइनस 3, 6 माइनस सेकेंड साइड 4 एंड थर्ड साइड 5। 6 इंटू 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 5 1। 6 को ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3, ये 3 इंटू 2 इंटू में 1। 3 का भी पेयर है, 2 का भी पेयर है, तो 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका क्या आ गया एरिया आ गया। नेक्स्ट हम ट्रायंगल लेंगे सेकंड इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC लेंगे। ट्रायंगल ADC में पहले S लेंगे हम। S क्या होगा 5 + 4 + 5/2, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। 5 4 9 9 5, 14/2, 2 7 जा 14 सेंटीमीटर। अब एरिया लेंगे, एरिया वही S क्या है 7, S माइनस A, 7 माइनस 5, S माइनस B, 7 माइनस 4 एंड S माइनस C, 7 माइनस 5 अगेन। अब इसको भी सोल्व करेंगे। 7 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 5 2। 2 का पेयर है तो 2 बाहर आएगा, 7 3 जा 21। और 21 का रूट अप्रोक्सीमेटली हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 4.6 समथिंग आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल। अब एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का
तो इसमें दोनों ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, दोनों का एरिया ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया हमारे पास 6 आया है, प्लस में ए डी सी का 9.2 समथिंग आया, अप्रोक्सीमेटली है ये भी हमारे पास। ये आ गया हमारे पास 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया जो है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का और 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके क्लास, थैंक यू। Good morning, dear students. Welcome again in English class of class 9th. This is the textbook Beehive and we are doing our 6th chapter, My Childhood. Okay, let us start. And we have done here बेटा 6 चैप्टर तक हमने इसे कर लिया था और अब हम इसे 7th चैप्टर को हम उठाएंगे। ओके, देन रेडी? Yes, look at the screen. Passage number 7. After school, यानी स्कूल के बाद, we went home and told our respective parents about the incident. यानी स्कूल के बाद हम घर गए। APJ अब्दुल कलाम, रविंद्रन शास्त्री, अरविंदम और शिव प्रकाशन, वो अपने घर गए और अपने मान्य सम्मान्य माता पिता को घटना के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री, यानी जो लक्ष्मण शास्त्री थे, सम्मन द टीचर, यानी टीचर को बुलवा लिया। जो घटना स्कूल में घटी थी, APJ अब्दुल कलाम को पिछली सीट पर बैठाया था, वो सारी घटना उन्होंने बताई अपने पेरेंट्स के सामने। और फिर लक्ष्मण शास्त्री जो कि पुजारी हुआ करते थे, उन्होंने टीचर को सम्मन भेजकर यानी भेजा और उसे वहां बुला लिया। एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में, यानी वो तीनों थे, चारों थे, चारों की उपस्थिति में, टोल्ड द टीचर, अध्यापक को कहा, दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, कि उसने टीचर से कहा कि उसे समाज में असमानता का जहर एंड कम्युनल इंटॉलरेंस और सांप्रदायिक असहनशीलता का जो जहर है, इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, ये जहर इन भोले भाले बच्चों के दिमाग में न डाले। बहुत गलत कर रहे हो तुम, उसका कहने का तात्पर्य ये था। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit school. उसने अध्यापक से कटु शब्दों में कहा, या तो वो माफी मांगे या स्कूल छोड़कर चला जाए। एंड द आइलैंड, और इस टापू को ही, नॉट ओनली डिड, केवल इतना ही नहीं, द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, अध्यापक ने अपने व्यवहार पर पश्चाताप किया। बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉन्विक्शंस लक्ष्मण शास्त्री, लेकिन लक्ष्मण शास्त्री की इस तीखी प्रक्रिया से कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर, ये जो युवा टीचर जो था, उसने उसके व्यवहार को भी सुधारा, रिफॉर्म्ड किया। तो ये चैप्टर, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। अब हम बढ़ते हैं आगे पैसेज नंबर 8 पर। ऑन द होल
The small society of Rameshwaram was very rigid in this term of segregation of different social group. तो रिगिड का मीनिंग तो बेटा होता है कठोर, और सेग्रेशन का मीनिंग होता है अलगाव। ऑन द होल कहता है कि ये जो पूरा, क्या पूरा, ये जो छोटी सी रामेश्वरम की एक सोसाइटी जो थी ये बहुत ही कठोर थी। किस मामले में थी बेटा कठोर? अलगाव के मामले में। यहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन निवास करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि कुल मिलाकर रामेश्वरम जो है का छोटा सा एक समाज जो था जिसमें